Hi learners, welcome back to my YouTube channel Psychology Globe. I am Simran and I hope you all are doing well. So today we are going to continue the chapter number 2, Methods of Inquiry in Psychology, from NCERT textbook of class 11. We have done this chapter till experimental method in the last video, and now I'll be starting up with correlational research. So please like, share it, and also subscribe to the channel and watch the video till the end to get its maximum benefit. So let's start. कोरिलेशनल रिसर्च, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, कोरिलेशनल होता है जब हम किन्हीं दो चीज़ों में कोई रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने की या प्रूव करने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ आई से amount of study time is positively correlated to the student's academic achievement. मतलब अगर हम ज़्यादा पढ़ेंगे तो हमारा academic score उतना ही increase होगा. Now जो कोरिलेशन की रेंज है वो +1 से लेके -1 तक जाती है, यानी कि अगर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है तो वो +1 होगा, बहुत ही वीक या नो कोरिलेशन है तो वो -1 होगा. पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या है कि कोई भी दो वेरिएबल हैं जो x एंड y लेट्स से, वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं. इफ़ वन इंक्रीजेज देन द अदर इंक्रीजेज, एंड इफ़ वन डिक्रीजेज द अदर ऑल्सो डिक्रीजेज. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. कई बार कन्फ्यूजन में हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि अगर दो चीज़ें साइमल्टेनियसली इंक्रीज़ हो रही हैं तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन है, अगर वो साइमल्टेनियसली डिक्रीज़ हो रही हैं तो वो नेगेटिव कोरिलेशन है. दैट इज़ रॉन्ग. अगर दो चीज़ें या दो से ज़्यादा वेरिएबल एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट इज़ positive correlation. For example, more the study time, more the academic achievement, or we can say more the practice, better the results. उसके बाद आता है नेगेटिव कोरिलेशन. नेगेटिव कोरिलेशन होता है जब कोई भी दो वेरिएबल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. फॉर एग्जांपल, मोर द प्ले टाइम, लेस द एकेडमिक स्कोर. उसके बाद आता है ज़ीरो कोरिलेशन. ज़ीरो कोरिलेशन सिंपल है जब दो चीज़ों में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है. फॉर एग्जांपल, माई बिलीफ इन रिलीजन एंड एकेडमिक स्कोर्स, सो दैट हैज़ नथिंग टू डू विद ईच अदर. सो ये होता है ज़ीरो कोरिलेशन, जब दो चीज़ों में कोई रिलेशनशिप बिल्डअप ही नहीं होता है सच. और या हम कह सकते हैं कि बहुत कम कोरिलेशन होता है, दैट इज़ काउंटेड एज ज़ीरो कोरिलेशन. उसके बाद आता है सर्वे रिसर्च. सर्वे रिसर्च होता है जब हम 1-to-1 किसी के साथ या तो उसको क्वेश्चनेयर प्रोवाइड करके या वाया टेलीफोन या वाया 1-on-1 इंटरव्यू कैसे भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ सर्वे रिसर्च. तो सर्वेज़ के बहुत सारे टाइप्स हैं. वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टाइप इज़ पर्सनल इंटरव्यू. पर्सनल इंटरव्यू होता है जब हम फेस टू फेस किसी के साथ बैठ के इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं. देर आर मैनी काइंड्स ऑफ सिचुएशंस, बहुत डाइवर्स सिचुएशंस हैं जहाँ पे पर्सनल इंटरव्यूज़ यूज़ होती हैं. फॉर एग्जांपल, जब डॉक्टर पेशेंट से इन्फॉर्मेशन लेता है, सो दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ पर्सनल इंटरव्यू. उनके नाम के बारे में पूछना, एज के बारे में पूछना, देन बायोलॉजिकल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री. सो दिस इज़ ऑल काइंड ऑफ पर्सनल इंटरव्यू. फिर उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़. टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़ में क्या है, स्ट्रक्चर और स्टैंडर्डाइज्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड. स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ होता है जब हम मैंने पहले से ही अपनी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए हैं. एक प्रॉपर इंटरव्यू है जो मैंने एक प्रॉपर स्केड्यूल प्रिपेयर कर लिया है और मैंने उसी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस पूछने और उसमें मैं कोई भी चेंज नहीं लेके आऊँगी. दैट इज़ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू. और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है कि आई नो कि मैंने इस बंदे को मैंने इंटरव्यू करना है और मैंने रैंडमली उससे क्वेश्चंस पूछने शुरू किए और मैं उसको अपनी लैंग्वेज में क्वेश्चंस को मोल्ड भी कर सकती हूँ. सो एट टाइम्स स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ जो हैं वो ज़्यादातर प्रोफेशनल सेटिंग्स में यूज़ होती हैं. फॉर एग्जांपल, जॉब इंटरव्यूज़ हो गया, या फिर कोई किसी इंपॉर्टेंट चीज़ की, किसी प्रोडक्ट के रिलेटेड ओपिनियन हो गया. अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ होती हैं जब हम किसी सोशल सेटिंग के लिए या किसी सोशल पर्पस के लिए इंटरव्यू लेते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ वेदर एम आई सेटिस्फाइड विद द रूलिंग पार्टीज़ पॉलिसीज़ और नॉट. तो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का एक फ़ायदा ये होता है कि अगर सामने वाले को क्वेश्चन नहीं आ रहा तो हम उसको ईजी करने के लिए उसको मोल्ड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं. अब उसके बाद है टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़.
टाइप्स एज इन कि कंडक्ट किन पे करनी है उसके अकॉर्डिंग जो टाइप्स हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जब एक इंसान दूसरे इंसान के इंटरव्यू ले रहा है दैट इज़ इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। इंडिविजुअल टू ग्रुप, अ सिंगल पर्सन इंटरव्यूइंग 2 or 3 पीपल और मोर देन दैट। ग्रुप टू इंडिविजुअल्स, जब एक पैनल जो है वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की इंटरव्यू ले रहा है, दैट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम सीन इन गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स या फिर जॉब इंटरव्यूज़। और ग्रुप टू ग्रुप, जब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को इंटरव्यू करता है। अब इंटरव्यूइंग जो है इट मे लुक लाइक अ वेरी ईजी जॉब कि हाँ बस क्वेश्चंस ही पूछने हैं, बट इन रियलिटी इट रिक्वायर्स प्रॉपर ट्रेनिंग। एक गुड इंटरव्यूअर को पता होता है कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछने हैं। वो क्वेश्चन सेंसिटिव नहीं होने चाहिए, वो क्वेश्चन सामने वाले के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करें या उनको किसी भी तरह से प्रोवोक ना करें। एंड आपने एक क्रिस्प या शॉर्ट टाइम में आपको इम्पॉर्टेंट इन डेप्थ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी आनी चाहिए। सो अलग अलग टाइप के इंटरव्यूज़ बनते हैं टेकिंग इन कंसिडरेशन कि वो किन लोगों पे कंडक्ट किए जा रहे हैं। लिटरेट लोगों के लिए अलग इंटरव्यू बनता है, नॉन लिटरेट के लिए अलग बनता है, चिल्ड्रन के लिए अलग बनता है, ओल्ड एज के लिए अलग बनता है। सो a good interviewer, it's not an easy task to become a good interviewer. Proper training is required in order to take an efficient interview. फिर उसके बाद आता है क्वेश्चनियर सर्वे। क्वेश्चनियर सर्वे क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस फेस टू फेस, आप एक क्वेश्चनियर प्रोवाइड कर देते हैं एंड देन यू टेक द आंसर्स फ्रॉम देम। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिंपल वर्सटाइल यानी आप बहुत अलग अलग टाइप के इसमें क्वेश्चंस डाल सकते हैं एंड इट इज़ लो कॉस्ट मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग इन्फॉर्मेशन। अब क्वेश्चनियर्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस मीन्स कि या तो हाँ या ना, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो मतलब आपकी जो रिस्पॉन्स है वो रिस्ट्रिक्टेड होगी। और उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होते हैं और रेटिंग स्केल्स होते हैं। रेट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10। सो उसमें ज़्यादा वेरिएंस आ जाती है। एंड देन यू ऑल्सो हैव ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस मीन्स यू कैन गिव योर रिस्पॉन्स इन पैराग्राफ्स और 2-3 लाइन्स और वॉट एवर यू लाइक। आपका अगर आंसर नो है तो वो नो क्यों है, येस है तो वो क्यों है। दैट काइंड ऑफ क्वेश्चनियर्स दे आर नोन एज ओपन एंडेड क्वेश्चनियर्स। देन इज टेलीफोन सर्वे। टेलीफोन सर्वे होता है जब आप टेलीफोन के थ्रू, टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज़ मोस्टली यूज्ड फॉर लार्ज पॉपुलेशन सर्वेज, जब आपको बहुत लार्ज पॉपुलेशन पे सर्वे करना हो। एंड इसमें जनरली 2 या 3, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 क्वेश्चंस ही होते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट पे अटेंशन टू दीज सर्वेज और दे सिंपली स्किप देम। सो टेलीफोनिक सर्वेज आर मोस्ट ऑफ द टाइम्स केप्ट शॉर्ट, क्रिस्प एंड टू द पॉइंट। उसके बाद आता है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। सो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल मेथड्स ऑफ इंक्वायरी। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में क्या होता है, हम एक या एक से ज़्यादा कोई भी एट्रीब्यूट सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर उसके ऊपर एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने टेस्ट बनाना है 10 to 14 ईयर्स ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स की इंटेलिजेंस चेक करने का, सो दैट इज़ अ साइकोलॉजिकल टेस्ट। जब हम एक पर्टिकुलर क्वालिटी को उठाते हैं और उस पर प्रॉपर क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट की जो है मेन करेक्टरिस्टिक क्या है, वो एक स्टैंडर्डाइज्ड एंड ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है। स्टैंडर्डाइज्ड मीन्स उसको प्रॉपर रूल्स एंड प्रोसीजर्स के थ्रू बनाया जाता है एंड इट इज़ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा रिसर्चर्स एक ही इंसान पे वो टेस्ट एडमिनिस्टर करेंगे एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ सिचुएशन में और एक सिमिलर टाइम फ्रेम में। फॉर एग्जांपल, मैंने आज किसी पे टेस्ट कंडक्ट किया तो मैंने अगर 2-3 दिन बाद वो सेम टेस्ट किसी और से कंडक्ट करवाया तो रिज़ल्ट्स जो हैं वो मोर और लेस सेम होंगे। दैट इज़ ऑब्जेक्टिविटी। इसका मतलब है कि जो हमारी अपनी पर्सनल बायस और ओपिनियन है रिसर्चर की, वो इस साइकोलॉजिकल टेस्ट के बीच में इंटरफेयर नहीं करती। अब एक
कंस्ट्रक्शन जो है वो सिस्टमैटिक कैसे बनती है, 3 चीज़ें हम मेजर कर सकते हैं उसको सिस्टमैटिक प्रूव करने के लिए। सबसे पहली है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होता है कि सेम बात आ गई कि जब हम 2 या 2 से ज़्यादा ओकेजन्स पर सेम इंसान पर सेम सिचुएशन के अंडर टेस्ट करेंगे तो जो वो रिज़ल्ट है वो मोर और लेस 1-2 पॉइंट वो हाँ डिफ़र कर सकता है, वो क्योंकि इंसान के पर्सनल मूड पे भी डिपेंड करता है, लेकिन मोर और लेस जो है रिज़ल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, उसको प्रूव करने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें हैं, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी और स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी में क्या होता है कि आज आपने टेस्ट कंडक्ट कर ली, अभी आप उसको 20 दिन बाद कंडक्ट करके देख लो, अगर तो रिज़ल्ट सेम आता है तो क्या है, वो टेस्ट रिलायबल है। ज़्यादातर जो टेस्ट रिलायबल होते हैं उनकी रिलायबिलिटी 0.80 से ऊपर मानी जाती है। सो इफ़ योर टेस्ट इज़ हैविंग रिलायबिलिटी ऑफ मोर देन 0.80 देन दैट मीन्स दैट इट इज़ वेरी रिलायबल। उसके बाद आती है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी में ये होता है कि आप आइटम्स को शफल कर देते हैं, ऑड आइटम्स को आपने इवन बना दिया, इवन को ऑड बना दिया, उनको ऊपर नीचे कर दिया, ऊपर नीचे करके भी आपका जो रिज़ल्ट है वो मोर और लेस द सेम आएगा। वैलिडिटी क्या होता है, वैलिडिटी होता है कि जो चीज़ आप कह रहे हैं कि आप मेजर कर रहे हैं टेस्ट में, आप वही मेजर करें। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई एम सेइंग दैट आई एम कंडक्टिंग अ टेस्ट ऑन इंटेलिजेंस, देन दैट मीन्स आई शुड कंडक्ट अ टेस्ट ऑन इंटेलिजेंस ओनली। इंटेलिजेंस के क्वेश्चनेयर में, इंटेलिजेंस के इंटरव्यू में आई शुड नॉट आस्क एनी क्वेश्चंस अबाउट स्पिरिचुअलिटी। सो दैट इज़ वैलिडिटी कि यू मेजर वॉट यू क्लेम टू मेजर, जो आप कह रहे हैं आप उसी चीज़ को मेजर कर रहे हैं। नॉर्म्स होता है एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप। ठीक है, कि जब आप बहुत सारे एक पर्टिकुलर ग्रुप पे आप टेस्ट एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उसका जो एवरेज रिज़ल्ट आया है वो सेम आएगा ओवर डिफरेंट ओकेजन्स। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ टेस्ट। अभी साइकोलॉजिकल टेस्ट की टाइप्स क्या होती हैं, वर्बल, नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस। वर्बल टेस्ट होता है रिटन या ओरल, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वर्बल टेस्ट को सिर्फ ओरल टेस्ट के साथ कंफ्यूज किया जाता है। सो वर्बल टेस्ट मीन्स एनी टेस्ट दैट इन्वॉल्व्स द यूजेज ऑफ लैंग्वेज। तो वर्बल टेस्ट में आपका ओरल टेस्ट भी आएगा और रिटन टेस्ट भी आएगा। नॉन वर्बल टेस्ट में क्या होता है, नॉन वर्बल में यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू यूज़ एनी लैंग्वेज, इसमें हम सिम्बल्स या पिक्चर्स का यूज़ करते हैं। और परफॉर्मेंस टेस्ट होता है जब आपको कोई चीज़ परफॉर्म करके दिखानी हो। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू मेक अ पजल, यू हैव टू रीअरेंज सम बॉक्सेस, सो दैट इज़ परफॉर्मेंस टेस्ट। उसके बाद आते हैं स्पीड और पावर टेस्ट। स्पीड टेस्ट में होता है कि आपको एक टाइम लिमिट दी होती है और आपको उस पर्टिकुलर टाइम लिमिट के बीच बीच में सारे क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको आपकी जो स्पीड है उसके अकॉर्डिंग आपका जो है रिज़ल्ट चेक किया जाता है। ठीक है, और स्पीड टेस्ट में जनरली जो है आइटम्स होती हैं वो सेम डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी की होती है। ये नहीं है कि एक आइटम बहुत ईजी है, एक आइटम बहुत डिफ़िकल्ट है। अब उसके बाद आता है पावर टेस्ट। पावर टेस्ट होता है कि सफिशिएंट टाइम आपको दिया जाता है बट इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती एज सच, और इसमें जो आइटम्स हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफ़िकल्टी, मतलब सबसे पहले आसान क्वेश्चन, फिर उसके बाद डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्ट, तो लेवल इंक्रीज़ होता जाता है। दैट इज़ पावर टेस्ट। तो पावर टेस्ट में देखा जाता है कि आप किस लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी पे आके आप गिव अप करते हैं या आप अनेबल होते हैं आगे बढ़ने की। नेक्स्ट इज़ केस स्टडी। तो केस स्टडी इज़ येट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। इसमें क्या होता है कि वॉट एवर अ पर्सन इज़ सफरिंग फ्रॉम एनी प्रॉब्लम, तो उनकी पहले कंप्लीट केस स्टडी प्रिपेयर की जाती है, राइट फ्रॉम देयर बर्थ टू वॉट एवर रेलिवेंट दे हैव सफ़र्ड इन लाइफ दैट इज़ रेलिवेंट टू देयर प्रॉब्लम। तो वो सारा एक केस प्रिपेयर किया जाता है ऑफ मैनी पेजेस एंड देन दैट पर्सन इज़ ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर केस स्टडी। तो इसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होती है। अगर कोई इंसान आपको रैंडमली बहुत कुछ अपने बारे में बताता जाता है तो हो सकता है आप कुछ चीज़ें याद रख पाएँ, कुछ चीज़ें ना याद रख पाएँ, बट केस स्टडी जब आप बना लेते हैं तो आपकी जो सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो एक पर्टिकुलर जगह पे, एक पर्टिकुलर पेपर्स पे वो स्टैंडर्डाइज्ड हो जाती है। आप उसको कभी भी किसी भी टाइम दोबारा गो थ्रू कर सकते हैं। दैट्स वाई
Case study is a very efficient method of treating people, especially the ones who are suffering from psychological disorders. Next we have quantitative method and qualitative method. Quantitative method में यही है कि जब भी हम डेटा को नंबर्स के साथ क्वांटिफाई करते हैं, that this person is intelligent on the scale of 10, 9, 8, 7, तो दैट इज़ क्वांटिटेटिव मेथड. क्वालिटेटिव मेथड होता है जब हम किसी एडजेक्टिव के थ्रू या किसी पैराग्राफ के थ्रू किसी भी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. नेक्स्ट इज़ limitations of psychological inquiry. lack of true zero point. lack of limitations मतलब कि कुछ जो है restrictions हैं psychological inquiry की. lack of true zero point क्या होता है कि जब हम फिज़िकल साइंसेस, जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लैब, केमिस्ट्री लैब में भी कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हमें पता होता है कि अगर हम 2 ग्राम केमिकल डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, 3 ग्राम डालेंगे कुछ नहीं होगा, 4 ग्राम डालेंगे कुछ नहीं होगा, 5 ग्राम डालेंगे तो कोई इफ़ेक्ट आएगा. तो वी हैव अ ज़ीरो पॉइंट. हमें पता है कि कोई चीज़ कहाँ से शुरू होगी. बट अंडर साइकोलॉजिकल साइंसेस हो सकता है एक इंसान के लिए कोई चीज़ 0 से शुरू हो और दूसरे इंसान के लिए वो 4 से शुरू हो, सेम पैरामीटर. सो देयर इज़ नो ट्रू ज़ीरो पॉइंट. फॉर एग्ज़ाम्पल हम नहीं कह सकते कि ये इंसान 0% इंटेलिजेंट है. ठीक है, लेमन लैंग्वेज में वी कैन से इट, बट साइकोलॉजिकली वी कैन नॉट से कि दिस पर्सन इज़ 0% इंटेलिजेंट. क्या पता वो किसी और को 100% इंटेलिजेंट लगता हो. सो दैट इज़ लैक ऑफ ट्रू ज़ीरो पॉइंट. नेक्स्ट इज़ relative nature of psychological tools. तो psychological tools को हमेशा पर्टिकुलर सेटिंग के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है. जो टेस्ट मैंने अर्बन स्टूडेंट्स के लिए बनाए हैं उसको मैं रूरल स्टूडेंट्स पे एडमिनिस्टर नहीं कर सकती, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ चेंज इन सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस. उसके बाद आता है सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वालिटेटिव डाटा. जितना मर्जी साइकोलॉजिस्ट ट्राई कर ले ऑब्जेक्टिव रहने के लिए, बट since they are member of society, since they are also living, since they are also interacting with other people, कुछ ना कुछ bias तो result में आती ही आती है. Psychologist can only try to reduce that level of bias. फिर उसके बाद आते हैं ethical issues. ethical issues होता है कि कौन सी चीज़ें, कौन से ethics आपको ध्यान में रखने चाहिए जब भी आप कोई भी साइकोलॉजिकल इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं. फर्स्ट इज़ वॉलंटरी पार्टिसिपेशन. वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, आप किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते किसी भी साइकोलॉजिकल टेस्ट का हिस्सा बनने के लिए. नेक्स्ट इज़ इन्फॉर्म्ड कंसेंट. आपको प्रॉपर कंसेंट चाहिए पार्टिसिपेंट का बिफोर कंडक्टिंग एनी टेस्ट. और अगर आपको लगता है कि टेस्ट में कुछ ऐसा है जो शॉकिंग हो सकता है या किसी पेशेंट के लिए या किसी पार्टिसिपेंट के लिए एज सच डेंजरस हो सकता है, सो यू हैव टू इन्फॉर्म देम बिफोर हैंड एंड दे ऑल्सो हैव द राइट टू विड्रॉ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टेस्ट एट एनी टाइम ऑफ द टेस्ट. अगर वो बीच में भी उठ के जाना चाहें, अगर वो अनकम्फर्टेबल हैं, दे शुड बी अलाउड टू डू दैट. उसके बाद होता है डीब्रीफिंग. डीब्रीफिंग में क्या होता है, जब टेस्ट हो जाए तो आपने क्या क्या किया उसकी समरी आप एक बार अपने पार्टिसिपेंट को दीजिए ताकि वो वैसे ही रूम छोड़ के जाए जैसे वो आए थे. उसके बाद है शेयरिंग द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी. अगर कोई ऐसी स्टडी है जो कॉन्फिडेंशियल एज सच नहीं है तो आपको जो रिज़ल्ट्स हैं वो पार्टिसिपेंट के साथ शेयर करने चाहिए. नेक्स्ट इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा सोर्स. तो आपको जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है अपने क्लाइंट की है चाहे पार्टिसिपेंट की है, वो आपको किसी थर्ड पार्टी को रिवील नहीं करनी. येस, यू कैन यूज़ देम इन रिसर्च बट यू डोंट हैव टू रिवील देयर पर्सनल डेटा कि किसका. You can reveal their age, you can reveal their gender, but you cannot reveal their name, their address and things which are personal as such. So this was all about chapter 2, methods of inquiry in psychology, class 11 NCERT. Tomorrow I'll be starting with third chapter, the basis of human behavior. So this is quite scientific, or we can say a chapter that needs to be summarized. So till then, take care, goodbye, subscribe to the channel, share this video. Thank you.